नमस्कार। जय श्री श्याम। आइए आगे बढ़ते हैं आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम ऊपर सामने आपके लिखा हुआ है, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। ये एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसके ऊपर डिस्कशन जरूर से किया जाना चाहिए। इसको चालू करने से पहले मैं यहाँ पे मतलब समझाना चाहता हूँ रिवैल्यूएशन का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ री इवैल्यूएशन? इसका मतलब क्या होता है? रिवैल्यूएशन का मतलब होता है री इवेल्युएशन, यानी कि री असेसमेंट। किसी चीज को वैल्यू को री अश्योर करना, एक तरीके से रिवैल्यूएशन करना होता है। रिवैल्यूएशन के अंदर असेट और लायबिलिटीज की वैल्यू को दोबारा से चेक किया जाता है, दोबारा से उनकी वैल्यूज को अपडेट किया जाता है ड्यू टू करंट सिचुएशंस। इस चीज को एक एग्जांपल देकर के मैं समझाता हूँ कि रिवैल्यूएशन की जरूरत क्या होती है। पहले यहाँ पे एक एग्जांपल देकर के मैं आपसे बात करूंगा दैट व्हाट वुड बी द नीड ऑफ रिवैल्यूएशन हियर। हम जो रिवैल्यूएशन कर रहे हैं वो रिवैल्यूएशन हमको करने की जरूरत ही क्या है, व्हाई दैट रिवैल्यूएशन रिक्वायर्ड, वो चीज सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं। एक एग्जांपल लेके बात करता हूँ। देयर इज अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ए एंड बी, ठीक है। इसके अंदर इनकी एक बैलेंस शीट आपको दी हुई है 31 मार्च 2016 की। एक बैलेंस शीट आपके सामने है, एक रफ बैलेंस शीट में यहाँ पे बना देता हूँ। इसके अंदर एक लैंड लिखी हुई है 10 लाख रुपए की, एक बिल्डिंग लिखी हुई है 15 लाख रुपए की, मोटर व्हीकल हैं, ट्रक्स हैं इसके पास 7 लाख रुपए के, स्टॉक पड़ा है इसके पास 3 लाख रुपए का, और कैश पड़ा हुआ है इसके पास 1 लाख रुपए का। इसकी बैलेंस शीट के एसेट साइड का टोटल होता है 10 और 15 25, 25 25 और 10 35 और 36 लाख। वहीं जो ये 36 लाख हैं, इसमें क्रेडिटर्स हैं इसके पास 2 लाख रुपए के, और कैपिटल बची हुई है इसके पास पार्टनर्स की ए और बी की, वो होती है 34 लाख, जो कि बराबर बराबर लगी हुई है 17 लाख और 17 लाख। ये एक एग्जांपल मैंने आपके सामने बैलेंस शीट रख दी। इस बैलेंस शीट में कहीं कोई भी गड़बड़ नहीं है, बैलेंस शीट बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, जबरदस्त है। आइए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इस बैलेंस शीट के अंदर एक ये जो लैंड पड़ी हुई है, इस लैंड की जो वैल्यू है, ये वैल्यू काफी पुरानी है। ये लैंड इस फर्म ने परचेज करी थी सन 1990 में। कब परचेज की थी बेटा? सन 1990 में 10 लाख रुपीस। अभी आज बैलेंस शीट की डेट क्या है? आज बैलेंस शीट की डेट है 2016, यानी कि 1990 में जो लैंड आपने खरीदी थी 10 लाख रुपए में, आज हो चुका है 2016, यानी कि तकरीबन 26 ईयर्स हैव बीन पास्ड, और आज भी उस लैंड की वैल्यू 10 लाख रुपए ही है। क्या ये सही है? क्या ये बात आपको हजम हो सकती है? ऑब्वियसली नहीं। इस लैंड की वैल्यू 100% आज बढ़ गई होगी। इसकी वैल्यू को निकालने के लिए मेरे एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना। मैंने उस जहाँ की ये जमीन थी वहां के पटवारी को बुलाया। पटवारी ने इसकी वैल्यू मुझे 1 CR दी। उसके बाद मैं पटवारी की बात से नहीं माना और मैंने एक सर्टिफाइड वैल्यूड इंजीनियर को बुलाया, जो कि वैल्यू निकाल सकता है इसकी, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड है, अथोराइज्ड है। तो मैंने एक सर्टिफाइड इंजीनियर को बुलाया, उसने भी इसकी वैल्यू मुझे 1 करोड़ दी। इसका मतलब अगर मैं 2016 के अंदर इसको अभी के अभी सेल कर देता हूँ लैंड को, तो मुझे कम से कम 1 करोड़ मिल जाएगा, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट वैल्यू है, जो कि गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट करती है कि इसकी वैल्यू 1 करोड़ हो चुकी है। अगर मैं इसको बाजार में बेचने जाऊंगा तो हो सकता है मुझे कुछ ज़्यादा ही मिल जाए, बट हाँ 1 करोड़ तो मिल ही जाएंगे कम से कम। तो एक वैल्यू हो गई 1 करोड़। तो एक बात बताओ, मेरे पास जो जमीन का टुकड़ा है जिसको मैंने 10 लाख लिख रखा है,
ये 10 लाख का नहीं, एक्चुअली 1 करोड़ का है। 1 करोड़ और 10 लाख में फर्क कितना हो गया? 1 करोड़ और 10 लाख के अंदर फर्क होता है 90 लाख रुपीस का। और ये 90 लाख रुपीस इस बैलेंस शीट की पूरी शक्ल चेंज कर देंगे। इसका मतलब यदि यहाँ पे 10 लाख की जगह 1 करोड़ लिख दिया जाए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी तकरीबन 1 करोड़ 26 लाख की बैलेंस शीट हो जाएगी। यानी कि बिजनेस को सीधा का सीधा फायदा हो गया है। बट क्या ये वैल्यू चेंज की जा सकती है? क्या ये वैल्यू चेंज की जा सकती है? जी नहीं, ये वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती। ये वैल्यू चेंज इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कहता है। कौन सा कंसेप्ट कहता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि असेट को हमेशा कौन सी वैल्यू पे लिखना है? असेट को हमेशा उसकी कॉस्ट प्राइस पे लिखते हैं। और कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है परचेज प्राइस प्लस ऑल एक्सपेंसेस incurred during purchase and before first use। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट को तोड़ करके तो सर काम नहीं कर सकते। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के हिसाब से तो जो है इसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। वहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि भैया बासेट्स की जो बुक्स, बिजनेस की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वह हमेशा ट्रू एंड फेयर व्यू देनी चाहिए। कौन सा व्यू देनी चाहिए? ट्रू एंड फेयर व्यू। तो सर अगर आप हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हो तो ट्रू एंड फेयर व्यू तो तेल लेने चला गया, भूल जाओ इसको। तो अब बताओ, हम तो फंस गए धर्म संकट में। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, बीच में फंस गया अकाउंटेंट भाई। अब उसका सॉल्यूशन कैसे होगा बताओ? तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको देता हूं। क्योंकि हमारे पास एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, नेसेसरी रीजंस हैं जो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि असेट्स की वैल्यू 10 लाख से बढ़ के 1 करोड़ हो चुकी है और हमें 90 लाख का प्रॉफिट हो चुका है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे असेट की वैल्यू को रिवाइज कर सकते हैं। और ये कह के हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को अवॉइड कर दिया और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़े और हमने रिवैल्यूएशन कर दिया। जैसे हम रिवैल्यूएशन करने जा रहे थे वहां पे बीच में नाराज होकर के हमारे जीजा जी आ गए। जीजा जी का नाम क्या है? जीजा जी का नाम बहुत ही सुंदर है, ध्यान से देखना सब लोग, बहुत ही अच्छा नाम है जीजा जी का। जीजा जी का नाम है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। क्या नाम है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि 90 लाख का जो प्रॉफिट आप बता रहे हो ये प्रॉफिट नहीं है, ये एंटीसिपेटेड प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है? एंटीसिपेटेड प्रॉफिट है। और मैंने तो साफ साफ कह रखा है कि एंटीसिपेटेड लॉसेस को तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जा सकता है, बट एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स को कभी भी बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। तो आप इस 90 लाख के प्रॉफिट को अगर रिकॉर्ड करते हो तो वो भी क्या हो जाएगा? मेरा वायलेशन हो जाएगा। तो दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का वायलेशन करने के लिए क्या तुम तैयार हो? ये सवाल प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ने हमसे पूछ लिया। अब हमें प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को भी समझाना पड़ेगा। हमें प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को ये कहते हैं, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम उनको ये देते हैं कि भैया प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमारे पास पटवारी जी जो कि गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है उसका सर्टिफिकेट है हमारे पास। और सेफ्टी के लिए हमने एक प्रॉपर अपॉइंटेड इंजीनियर का भी जो लैंड की वैल्यू करता है उसका से लैंड का वैल्यूएशन कराया था, हमारे पास उसका भी सर्टिफिकेट है। ये दोनों डॉक्यूमेंट इस बात को जो है क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट से एसेट की वैल्यू क्या हो चुकी है? एक्चुअली इंक्रीज हो चुकी है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब ये प्रॉफिट एंटीसिपेटेड प्रॉफिट नहीं रहा, ये प्रॉफिट, ये वाला एंटीसिपेटेड प्रॉफिट ऑलमोस्ट इक्वल टू कौन सा प्रॉफिट हो चुका है?
ऑलमोस्ट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट हो चुका है, जो कि उस दिन हमें मिल जाएगा जिस दिन हम इस लैंड को बेचेंगे। इसलिए इसको अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं तो देयर इज नो वायलेशन ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का बिल्कुल भी वायलेशन नहीं होगा। तो हमने बातें सारी क्लियर करी, हमने समझा दिया हिस्टोरिकल कॉस्ट तोड़ने के लिए ट्रू एंड फ्री की जरूरत है, और हमारा जो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है उसका भी हमने सॉल्यूशन यहाँ पे दे दिया। जिस तरीके से वैल्यू बढ़ी है उस तरीके से एसेट की वैल्यू गिर भी सकती है। मान लीजिए यहाँ पे हमारा जो ये मोटर व्हीकल है, ये मोटर व्हीकल की वैल्यू हमने 7 लाख लिख रखी है, लेकिन बाजार के अंदर इसकी वैल्यू अब 3 लाख की आने वाली है, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल मॉडल था वही सस्ता हो गया। तो ये 7 लाख की वैल्यू बेकार है, तो इसका भी हमें रिवैल्यूएशन यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन की जरूरत क्या होती है? रिवैल्यूएशन की जो बेसिक नीड है, वो रिवैल्यूएशन की बेसिक नीड होती है, रिवैल्यूएशन की बेसिक नीड होती है ट्रू एंड बेटर व्यू। इसके लिए ट्रू एंड बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इज इट क्लियर? इसलिए हमें रिवैल्यूएशन करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं मेथड्स ऑफ डूइंग रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में आज यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेथड्स ऑफ रिवैल्यूएशन। तो बेटा मेरे प्यारे प्यारे नालायक बच्चों, देयर आर 2 मेथड्स। मेथड नंबर 1, व्हेन partners want to record revised values in the books of accounts. दूसरा, when partners does not want to record revised values in the books of accounts. There are 2 methods. ठीक है, इन दोनों मेथड्स के अंदर हम बात करेंगे किस तरीके से इसको किया जाता है। आइए तो आज चालू करते हैं मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। मेथड नंबर 1, when revised values are to be recorded in books of accounts। जब आपको रिवाइज वैल्यूज को रिकॉर्ड करना है, जब आपको रिवाइज वैल्यूज को रिकॉर्ड करना होता है उस समय यू आर सपोज टू यूज दिस रिवैल्यूएशन अकाउंट एज अ बेस। उस समय रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपको यूज करना होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा मेरे बच्चों, यहाँ पे मैं साथ के साथ जर्नल एंट्रीज पहले सिखा देता हूँ आपको, फिर आपको लेजर अकाउंट बनाना सिखाएंगे। देखिए एक चीज को ध्यान में रखना है कि इस मेथड के अंदर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट की हेल्प लेनी पड़ती है फॉर डूइंग द वैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है जो कि एसेट और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करते वक्त होने वाले प्रॉफिट या लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया जाता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की हेल्प हमें यहाँ पे लेनी रहेगी।
ठीक है, तो आ जाइए रिवैल्यूएशन अकाउंट की हेल्प से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ए पॉइंट, व्हेन द वैल्यू ऑफ एनी असेट इंक्रीजेस। जब भी किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्या होगा, तो ध्यान से देखना। इस समय एंट्री बन जाएगी, असेट बढ़ गई तो असेट की वैल्यू डेबिट, तो असेट अकाउंट डेबिट, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। वहीं दूसरा पॉइंट आता है, whenever when the value of any asset decreases, कम हो जाता है, उस समय क्या एंट्री बनेगी, उस समय एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। नुकसान हो गया, नॉमिनल है तो नॉमिनल अकाउंट डेबिट हो गया, नॉमिनल अकाउंट बनाया है सीधा डेबिट, और एसेट की वैल्यू गिर गई। आप सबको पता है एसेट की वैल्यू गिरती है तो एसेट क्या हो जाती है, क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है, whenever the value of any liability increases। जब भी किसी लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती है तो एंट्री आप बनाएंगे, लाइबिलिटी बढ़ गई फिर से नुकसान हो गया तो एंट्री बन गई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हेन द वैल्यू ऑफ एनी लाइबिलिटी डिक्रीजेस। जब भी किसी लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो जाती है तो इस केस में एंट्री आएगी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। और लेते हैं कुछ पॉइंट्स इसमें समझते हैं, यही नहीं रुकेंगे। ई पॉइंट आता है, व्हेन एनी अनरिकॉर्डेड एसेट फाउंड। जब भी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिलती है, अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब जो एसेट है लेकिन वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में थी नहीं, अभी मौजूद है, तो उसकी एंट्री क्या बन जाएगी, उसकी एंट्री बन जाएगी एसेट आ गई, फायदा हो गया, एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट है, whenever any unrecorded liability found। कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिल गई आपको। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी क्या होती है, जैसी लाइबिलिटी जो अभी तक थी नहीं, बिल नहीं पता था आपको लेकिन बिल था, आपने नोटिस नहीं कर रखा था उसको, या ऐसी कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आपको मिल गई तो यहाँ पे एंट्री बना देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी क्रेडिट हो गई। नेक्स्ट आता है इसके अंदर एक और पॉइंट हम देख सकते हैं, whenever there is any increase in provision। जब भी किसी प्रोविजन में इंक्रीज हो जाता है यानी कि आपको और पैसे डालना है उसके अंदर तो नुकसान हो गया, तो यहाँ एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। एच केस के अंदर, whenever there is any
डिक्रीज इन एनी प्रोविजन, कोई कहता है कि साहब पहले ये प्रोविजन बना रखा था, अब इस प्रोविजन को बनाने की जरूरत नहीं है, अब इस प्रोविजन को आप क्या कर सकते हो, वापस से ट्रांसफर कर सकते हो। कहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर, प्रॉफिट में डाल सकते हो, अब जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रोविजन को खत्म करेंगे तो प्रोविजन हो गया डेबिट, तो प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर इसकी रिवैल्यूएशन पे होने वाला प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर होगा। तो व्हेन देयर इज एनी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, जब भी रिवैल्यूएशन पे कोई प्रॉफिट होगा तो ये वाली एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है जब देयर इज एनी लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन पे किसी तरीके का कोई नुकसान होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं, व्हेन देयर इज एनी लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो इस केस को ध्यान से देखिए। लॉस के केस में यही वाली एंट्री उल्टी हो जाएगी और यहाँ पे एंट्री बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेरे प्यारे प्यारे नालायक बच्चों, एक बात का जरूर से ध्यान रखना, हैशटैग मार्क करके लिख रहा हूं कि प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन रिवैल्यूएशन will be distributed among partners in old profit sharing ratio, always old profit sharing रेशियो ऑलवेज। ठीक है बेटे। अब नेक्स्ट में क्या करने वाला हूं, नेक्स्ट में बनाने वाला हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट आपके सामने। यहां हम बनाएंगे फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए चालू करता हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में लाइन ही बड़ी सीधी बनती है मेरे से, पेन लेके बैठ स्केल लेके बैठना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम से। डेबिट वाली साइड जो है ये लॉसेज और एक्सपेंसेस के लिए होती है, क्रेडिट वाली साइड इनकम्स और गेन्स के लिए होती है। क्योंकि इसका नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसका नेचर है नॉमिनल अकाउंट। कौन से अकाउंट के रूल लगते हैं इसके ऊपर, नॉमिनल अकाउंट के रूल्स लगते हैं। और आपको पता है नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आ जाइए पहली एंट्री से देख के शुरुआत करते हैं किस तरीके से यूज होगा। सबसे पहले जब असेट की वैल्यू इंक्रीज हुई, जब असेट की वैल्यू इंक्रीज हुई तो फायदा हुआ था, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ था। रिवैल्यूएशन अकाउंट में इधर आ जाएगा बाय एसेट। आपको समझाने के लिए ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट। आपको नहीं लिखने का है, आपको तो बाय एसेट पर्टिकुलर एसेट का नाम लिखना, कहानी खत्म। आपको नहीं करनी है मेहनत, ये मैं कर रहा हूँ आपके लिए। उसी तरीके से जब डिक्रीज हो जाएगा तो इधर लिखा जाएगा टू असेट का नाम, मशीन है तो मशीन, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग। और यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ डिक्रीज
इन द वैल्यू ऑफ असेट, इन द वैल्यू ऑफ असेट, और यहाँ पे फिगर। जब लाइबिलिटी बढ़ेगी तो आपका नुकसान होगा, नुकसान होगा तो डेबिट साइड पे आ जाएगा टू लाइबिलिटी। यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, और जब लाइबिलिटी कम हो जाएगी तो वापस से हमारा फायदा हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे बाय लाइबिलिटी, और यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम पे इधर देखें तो इधर आता है साहब प्रोविजन। ये लाइबिलिटी का आपका काम हो गया। अब अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाएगी तो क्या होगा, अनरिकॉर्डेड एसेट मिली तो फायदा था, तो वापस से यहाँ पे आ गया बाय एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट, और यहाँ पे आ जाएगा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो गई तो टू लाइबिलिटी, कौन सी वाली, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा जब प्रोविजन कम हो गया तो बाय प्रोविजन, कौन सा वाला, डिक्रीज। जब प्रोविजन बढ़ गया तो इधर आ गया टू प्रोविजन, इंक्रीज। चलो अब मानते हैं कि हम इसको एग्जांपल में कवर करेंगे कि हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट था। यहाँ लिखा टोटल, ये वाली साइड छोटी थी तो यहाँ पे लिखा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो करंट अकाउंट लगेगा, आप लोगों को पता है। पार्टनर्स का नाम, जो डिफरेंस था दोनों साइड का वो यहाँ लिख दिया जाएगा, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कौन से रेशियो में, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बनाते हैं फर्स्ट मेथड, उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। यानी कि इसकी वजह से असेट्स की वैल्यू के अंदर बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाता है। चलिए बेटे चालू करते हैं आज से मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 कौन सा था, मेथड नंबर 2 था व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी recorded in books of accounts। जबकि रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करने का होता है तब क्या होता है, जब आपको रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करनी होती है देन यू आर सपोज टू फॉलो द 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 के अंदर आपको कैलकुलेट करना पड़ता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है SR इक्वल्स टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वहीं पे स्टेप नंबर 3 के अंदर 2 के अंदर आप निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन पे जो होने वाला प्रॉफिट या लॉस था वो रफ में कैलकुलेट किया जाता है। रफ में कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो समझे। यहाँ पे सबसे पहले इंक्रीज इन असेट, क्या था ये, फायदा था नुकसान था, फायदा था तो यहाँ प्लस करेंगे। नंबर 2 डिक्रीज इन असेट, फायदा था या माइनस था, माइनस था, लॉस था तो इसको माइनस में लिखेंगे। फिर आता है इंक्रीज इन लाइबिलिटी, फायदा था या नुकसान था, नुकसान था, माइनस करेंगे। फिर आता है डिक्रीज इन लाइबिलिटी, ये क्या था, फायदा था, इसको प्लस करेंगे। फिर आता है
इंक्रीज इन प्रोविजन, तो इसको प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, नुकसान है। और फिर आता है डिक्रीज इन प्रोविजन, ये फायदा है, इसको प्लस करेंगे। इस तरीके से आपका ये अमाउंट जो निकल करके आता है ये कहलाता है प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। यही चाहिए था आपको कैलकुलेशन करने के लिए। स्टेप नंबर 3 के अंदर आप क्या करेंगे, इसी स्टेप के अंदर आगे आप इसका सैक्रिफाइसिंग पार्ट निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग पार्ट कैसे निकलता है? सैक्रिफाइसिंग पार्ट यहाँ निकलेगा प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन रिवैल्यूएशन मल्टीप्लाइड बाय सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है बेटे, इससे निकल के आ जाएगा आपका प्रॉफिट अपना सैक्रिफाइसिंग पार्ट। अगला निकालना पड़ेगा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 के अंदर फाइनली आप करोगे एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी बेटे, ध्यान से देखना। एडजस्टमेंट एंट्री सदाबहार है हमारी, जो आज तक हमेशा होती है, ये वही है। एडजस्टमेंट एंट्री हमारी बनेगी यहाँ पे गेनिंग पार्टनर्स, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री पास होगी इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये था रिवैल्यूएशन को डील करने के दोनों मेथड। बेटा आने वाले वीडियोस के अंदर हम रिवैल्यूएशन के क्वेश्चंस भी आपको करके दिखाएंगे। तब तक इन नोट्स को दोबारा देखें और आज की क्लास को यहीं रोकते हैं।